सो इन दिस लेक्चर ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द टॉपिक। लास्ट टाइम हमने जो कंप्लीट किया था पहले वो बात कर लेते हैं। तो लास्ट टाइम वी फिनिश्ड विद एसडीएलसी मॉडल्स। अलग अलग जो एसडीएलसी मॉडल्स है वो सारे हमने डिस्कस कर लिए। और उसमें से एक मॉडल मैंने आपको बताया था कि आपको उसको प्रिपेयर करना है। सो अगर आप देखेंगे दिस ऑल मॉडल्स वी आर डन। कुछ मैंने आपको रिटर्न नोट्स बताए थे एंड एज आई सेड लेक्चर में मैंने जो रिटर्न नोट्स दिए थे वो सेम आपको अपने नोट्स प्रिपेयर करना है। आई विल नॉट बी शेयरिंग नोट्स। हाँ, ये वाला पीडीएफ इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड टू यू। तो वाटरफॉल मॉडल वी आर डन। इटरेटिव इंक्रीमेंटल वी मॉडल दैट इज वेरिफिकेशन वैलिडेशन स्पाइरल मॉडल अजाइल मॉडल। सो ये बहुत सारी चीजें जो है ये हमारे हो गए। अब उसके आगे एक लेवल आगे हम लोग जाएंगे जिस पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। जस्ट 1 मिनट। तो आज का जो हमारा लेक्चर कंटिन्यू होगा वो होगा फ्रॉम दिस स्पेसिफिक पॉइंट दैट इज नेचर ऑफ सॉफ्टवेयर। अब काफी इजी वाला टॉपिक है ये, नेचर ऑफ सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे अगर आप बात करेंगे व्हेन वी टॉक अबाउट नेचर ऑफ अ सॉफ्टवेयर, तो हम वेन एवर वी टॉक अबाउट एनी प्रोजेक्ट, तो हमारा जो प्रोजेक्ट होता है ना वो एक फिजिकल प्रोजेक्ट होता है और एक हमारा सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट रहता है। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मींस जो वर्चुअल प्रोजेक्ट है, जो रियल में नहीं चल रहा है। और वो प्रोजेक्ट के अंदर मैं जो प्रोग्रेस है वो प्रोग्रेस, जैसे हम लोग एक रियल प्रोजेक्ट या वो फिजिकल प्रोजेक्ट में जैसे हमें कोई एक प्रोग्रेस दिख सकता है, वैसा प्रोग्रेस हमें वर्चुअल या सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में गेस करना बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है। एक एग्जाम्पल देता हूँ। अगर कोई एक ब्रिज बन रहा है, कोई एक रोड बन रहा है, हम लोग बहुत इजीली देख के बता सकते हैं ना कितना बना, कितना कंप्लीट हुआ, कितना पेंडिंग है। हम लोग उसको टच कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं, तो उससे वो टच एंड फील वाला कंसेप्ट वहां पे आएगा जिससे मैं उसका क्वालिटी चेकिंग कर सकता हूँ। बट व्हेन वी टॉक अबाउट सॉफ्टवेयर, तो ये इनटेंजिबल होता है। ठीक है। इनटेंजिबल मीन्स हम लोग उसका कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है पहले तो हम लोग उसको चेक नहीं कर सकते। चेक करने का मतलब है हम लोग उसको सॉफ्टवेयर देख के हम लोग ये नहीं बता सकते कि ये कितना परसेंट कंप्लीट है और इसका क्वालिटी क्या है ना। दिस इज नॉट पॉसिबल। उसके लिए आपको टेस्ट करना पड़ेगा, उसको इवेल्युएट करना पड़ेगा। देन दूसरा होता है एब्स्ट्रैक्शन। सॉफ्टवेयर इन्वॉल्व एब्स्ट्रैक्ट अलाउज डेवलपर टू फोकस ऑन एसेंशियल फीचर व्हाइल हाइडिंग अननेसेसरी डिटेल्स। तो एक एब्स्ट्रैक्ट व्यू बनाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मतलब टोटल टेक्निकल और स्पेसिफिक, मुझे जो फीचर्स काम के हैं वो फीचर्स पे ही सबसे पहले काम करो। अगर ये कंप्लीट होता है फिर और कुछ चीजों के बारे में सोचो। अगर हमारा कोर कंसेप्ट या मेरे कोर फंक्शंस और फीचर्स ही कंप्लीट नहीं होते हैं तो बाकी की चीजें सोचने का मतलब ही नहीं बनता है। सो दैट्स एब्स्ट्रैक्शन। फ्लेक्सिबिलिटी होता है। फ्लेक्सिबिलिटी मींस आप सोचो कि एक रोड है जो फिजिकली बन गया है। अब वो रोड का अगर मुझे डायरेक्शन चेंज करना है या वो रोड को अगर मुझे कर्व करना है, दैट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बहुत डिफिकल्ट होगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर को अगर आपको अपडेट करना है, मॉडिफाई करना है, एक्सटेंड करना है, तो वो सारे फिजिकल फॉर्मेट में नहीं हो रहे, वर्चुअल फॉर्मेट में हो रहे हैं। तो हम लोग जो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, हम लोग जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं, हम लोग जो फ्रेमवर्क यूज करते हैं सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, ये हमें ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि हम लोग हमारे सॉफ्टवेयर को चाहिए तब मॉडिफाई कर पाए, उसमें चेंजेस कर पाए या नए टूल्स टेक्नोलॉजी अडेप्ट कर पाए। कॉम्प्लेक्सिटी, सॉफ्टवेयर के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा हाई हो सकता है बिकॉज उसके अंदर हमें कोई डेटा या कोई इंफॉर्मेशन बहुत बड़े लेवल पे अगर सेव करना है तो डेटा स्ट्रक्चर के कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम यूज होंगे। अब ये एल्गोरिदम्स बेसिकली कर क्या रहा है, ये डेवलपर का काम डिफिकल्ट कर रहे हैं लेकिन यूजर्स का काम इजी कर रहे हैं। ठीक है। यूजर्स के लिए चीजें उतने ही इजी होंगे। डेवलपर्स बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स डेवलप करने के लिए, है ना। मल्टीपल कंपोनेंट्स हो सकते हैं। अब एक सेम चीज मेरे मोबाइल पे वर्क हो रहा है, मेरे लैपटॉप पे वर्क हो रहा है और मेरे स्मार्ट टीवी पे भी वर्क हो रहा है और मेरे वॉच पे जो रिस्ट वॉच आता है, स्मार्ट वॉच आता है, उस पे भी वर्क कर रहा है।
तो आप सोचो कि ये सारी चीजें बनाने के लिए हमें अलग अलग कोड लिखना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे, और ये सारी चीजें साथ में सिंक्रोनाइज्ड वे में चलेंगे, ये सेकेंड बेस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो मैनेजिंग कॉम्प्लेक्सिटी, केयरफुल डिजाइन्स बनाएंगे, मॉड्यूलराइजेशन करेंगे, मतलब पार्ट बाय पार्ट डिवीजन ऑफ अ सॉफ्टवेयर, जिससे मुझे पता चलेगा, और जो भी अपडेट्स होंगे वो अपडेट्स का एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन बनेगा। सो वी सपोज टू हैव अ डॉक ऑफ द मोस्ट रिसेंट और मोस्ट अपडेटेड आपका प्रोजेक्ट। देन उसके आगे चेंजेबिलिटी रहता है। तो चेंजेबिलिटी का मतलब है फ्रीक्वेंट चेंजेस जो भी आते रहेंगे, वो चेंजेस को हम लोग कहीं ना कहीं मेंटेन करते जाएंगे, हमारे डॉक्यूमेंट में भी मेंटेन करेंगे ये सेम चेंजेस क्या हो रहा है, प्लस बिजनेस रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंगली वो चेंज है कि नहीं, ये भी वेरीफाई करना पड़ेगा। बहुत बार कोई अननेसेसरी चेंजेस आए जो हमारे सॉफ्टवेयर से सूटेबल नहीं है, उसकी जरूरत ही नहीं है वो चेंजेस डालने की, तो उसको हम लोग अवॉइड करेंगे। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, सॉफ्टवेयर इज सब्जेक्ट टू फ्रीक्वेंट चेंजेस ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल। ठीक है, लाइफ साइकिल मतलब खाली डेवलपमेंट नहीं है, 2 4 5 साल 10 साल अगर एक सॉफ्टवेयर चल रहा है तो उसके अंदर फ्रीक्वेंट चेंजेस आते हैं, और आई कैन से मेजर चेंजेस आते हैं। बहुत बार मेरा बिजनेस फॉर्मेट चेंज हो रहा है, या कंपटीशन लेवल चेंज हो रहा है, तो उसके हिसाब से बहुत सारे अलग अलग यूजर नीड्स इवॉल्व होते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली बहुत सारे चेंजेस आपके सॉफ्टवेयर में आएंगे। तो इफ यू जस्ट इमेजिन द पॉइंट एट व्हाट व्हाट्सएप स्टार्टेड, और आज जो लेवल पे बहुत ज्यादा डिफरेंस है ना, इनविजिबिलिटी। सो सॉफ्टवेयर्स आर इनविजिबल, WhatsApp is visible, but the algorithm which is used, or the code which is used to develop WhatsApp, that code is invisible. The same way we talk about any specific software. So maximum things are invisible. Maximum things are not visible to us. So when we talk about hardware making changes, या फिर कोई operations हो रहा है, तो background में क्या काम चल रहा है वो हमें दिख नहीं रहा है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कोई प्रॉब्लम्स अगर है, तो मेनली हम लोग क्या करता है, वो प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए वी सपोज टू हैव अ डीबगिंग मैकेनिज्म। डीबग करने का मतलब है रन टाइम बिहेवियर चेंज चेक करना, उसमें अगर कोई चेंजेस है वो चेक करना। तो ये सारे चेंजेस हमारे पास आएंगे, और उसके लिए वी यूज स्पेशलाइजेशन टूल और सम टेक्निक, आई कैन से ऑटोमेशन टेक्निक और ऑटोमेशन टूल्स, ऑटोमेशन टेस्टिंग टूल्स। तो ऐसे मल्टीपल ऐसे टेस्टिंग टूल्स हम लोग यूज करते हैं। अच्छा, इसके बाद में क्वालिटी जो है ये वेरी करता है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट क्वालिटी ऑफ अ सॉफ्टवेयर, जहां पे लेट्स से व्हाट्सएप है, अब व्हाट्सएप पे इफ वी एक्सक्लूड द पेमेंट वाला फीचर, इफ वी एक्सक्लूड दिस पेमेंट वाला फीचर, सो व्हाट्सएप इज नॉट दैट क्रिटिकल सॉफ्टवेयर जहां पे यूजर्स का बहुत ज्यादा कोई बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। बट at the same time, if I talk about any banking software or a trading software where my actual hard earned money is basically involved here, so if this specific application misbehave, yeah, if this application got stuck somewhere while doing a real time transaction, that can cost me actual money, that can cause me a huge loss as well. तो इसके लिए क्वालिटी आपका वेरी करता है। तो जितना टेस्टिंग बैंकिंग या ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर में, जितना मैं टेस्टिंग का पे खर्चा करूंगा, उतना मेरा इन्वेस्टमेंट व्हाट्सएप पे नहीं होगा, और ना फेसबुक पे होगा, ना इंस्टा पे होगा। सो दैट इज हाउ वी बेसिकली टॉक अबाउट क्वालिटी, वेरी वेरी करेगा। सो जैसे क्रिटिकल सॉफ्टवेयर है ना, क्रिटिकल सॉफ्टवेयर मींस यहाँ पे ह्यूमन डिपेंडेंस बहुत ज्यादा रहेगा। If human dependence is more, then we need to invest more on testing. समझो ये ध्यान से। If I talk about a medical software, so doctors are going to diagnose patient based on the reports basically generated by the software. So if software fails to generate a quick or a proper report, तो वो टाइम पे क्या होगा, वो टाइम पे हमें ये भी याद रखना चाहिए कि अगर मेरा रिपोर्ट अगर रॉन्ग जाएंगे, तो द डायग्नोसिस विच इज प्रोवाइडेड बाय डॉक्टर दैट टू गोज रॉन्ग। ओके,
So that's how we basically talk about a critical software. So if you remember, हमने कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर पढ़े थे, क्रिटिकल, नॉन क्रिटिकल सॉफ्टवेयर, वॉलंटियर काइंड ऑफ अ सॉफ्टवेयर। देन उसके बाद हमने पढ़े थे, आई थिंक थ्री कैटेगरीज हमने पढ़े थे ना, वो प्रीवियस लेक्चर में है। तो वो हमने थ्री डिफरेंट कैटेगरीज पढ़े थे, एक कंपलसरी एंड वॉलंटरी सॉफ्टवेयर, देन क्रिटिकल, नॉन क्रिटिकल, और थर्ड कौन सा था? थर्ड कैटेगरी वाज कौन सा था? थर्ड कैटेगरी सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, रिमेंबर? ठीक है, अच्छा कैसे देखते हो? पुट योर सेल्फ ऑन म्यूट, रक्षिता। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे, हम जब कभी अगर बात करते हैं कि हमारे पास टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर कौन से होंगे, तो मेनली हमारे जो कैटेगराइजेशन होता है वो ये वे में होता है। इफ आई टॉक अबाउट दिस स्पेसिफिक पॉइंट जो हमने अभी बात किया, तो आई कैन से मेरे पास जो मेरा सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर में एक जो पॉइंट की बात की, क्वालिटी, ठीक है। तो अब क्वालिटी का मतलब क्या है, ध्यान से समझो। वी कैन टॉक अबाउट क्वालिटी इन मल्टीपल फैक्टर्स, जैसे मेरा सॉफ्टवेयर कितना रिलायबल है, ठीक है। सॉरी, तो इफ माय सॉफ्टवेयर इज रिलायबल और नॉट, ये हम लोग चेक करेंगे। तो रिलायबिलिटी, रिलायबल मींस ट्रस्ट, है ना। तो अगर मेरा सॉफ्टवेयर बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, तो आई एम 100% डिपेंडेंट ऑन दैट सॉफ्टवेयर। इफ दैट सॉफ्टवेयर डजंट वर्क, तो मेरा काम भी अटक जाएगा। तो अंडर सच सिनारियो माय सॉफ्टवेयर शुड बी रिलायबल। रिलायबल का मतलब है, आई कैन से अवेलेबिलिटी होना चाहिए, करेक्ट। नाउ अवेलेबिलिटी का मतलब 24/7 अवेलेबल नहीं है। इफ आई टॉक अबाउट अ ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है, तो अगर मैं ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर की अगर बात करता हूं, मार्केट हमारे 9 to 3:30 ओपन रहता है। इट शुड बी अवेलेबल एट दिस टाइम। इसके बाद वो अवेलेबल है नहीं है, उससे मेरा कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। सो क्वालिटी इज बेसिकली टॉक अबाउट दिस स्पेसिफिक पॉइंट। उसके आगे अगर मुझे कोई एक स्पेसिफिक, जैसे डॉक्टर्स है, नाउ if a medical software generates any result, I can say generates any report, तो ये रिपोर्ट अब करेक्ट है कि नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? बेस्ड ऑन रिलायबिलिटी ऑफ अ सॉफ्टवेयर। तो इफ आई ट्रस्ट ऑन अ सॉफ्टवेयर, तो वो सॉफ्टवेयर ने जनरेट किया हुआ जो ये मेडिकल रिपोर्ट है, मैं उस पर ट्रस्ट करूंगा। इफ आई एम नॉट ट्रस्टिंग ऑन दिस रिपोर्ट, दैट मीन्स आई I'm not very sure about the reliability of a software, correctness of a software. तो मेरा सॉफ्टवेयर जो है वो रिलायबल होना चाहिए, मतलब पहले तो अवेलेबल होना चाहिए, है ना, वेन एवर आई रिक्वायर्ड, नॉट 24/7, बट जब उसकी जरूरत है वो टाइम पे अवेलेबल होना चाहिए। दूसरा, सॉफ्टवेयर के अंदर इंटीग्रिटी जो है ये मेंटेन होना चाहिए। तो इंटीग्रिटी का मतलब क्या है? करेक्टनेस ऑफ अ डेटा, बराबर है। प्लस इसके बाद में फेलियर्स जो है वो लिमिटेड होने चाहिए। प्लस रिकवरी फास्ट होना चाहिए। तो आई कैन से मीन टाइम बिटवीन फेलियर, ओके, मीन टाइम बिटवीन फेलियर शुड इंक्रीज। मतलब यहाँ पे हम लोग बेसिकली सर्टन फैक्टर की बात करते हैं। मीन टाइम बिटवीन फेलियर, तो बेसिकली एक एवरेज टाइम फेलियर में जो आ रहा है ना, फेलियर्स जो सॉफ्टवेयर में होंगे, तो अगर पहले अगर वीकली बेस पे फेलियर आ रहे थे ना, तो वो फेलियर अब मंथली, क्वार्टरली या 6 मंथ बेस पे कभी तो होना चाहिए। देन सेम वे, अगर मैं दूसरा बात करूं, मीन टाइम टू रिकवर, सॉरी, मीन टाइम मीन टाइम टू
ये कम होना चाहिए। तो बेसिकली रिकवरी टाइम अगर पहले लेट्स से 24 आवर्स लग रहे थे, तो अभी वो काम 24 आवर्स का 12 आवर्स में, 6 आवर्स में, 2 आवर्स में, 1 आवर में होना चाहिए। तो ये दो फैक्टर्स रहते हैं, ये दोनों को अगर हम लोग उसका दोनों को अगर हम लोग मर्ज करते हैं, तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरा सॉफ्टवेयर कितना बेटर है, नहीं है। अगेन ये आएगा। देन उसके आगे अगर आप देखेंगे, सॉफ्टवेयर हमेशा इवॉल्व होना चाहिए। इवॉल्व का मतलब है, एक सेकेंड ना, तो ये हमारा क्रिटिकल वाला पार्ट हो गया, जो एक पॉइंट मुझे आपको बताना था। आप ये नोट करके रख सकते हैं अपने पास। इसके बाद में नेक्स्ट जो पार्ट है वो है इवॉल्व होना चाहिए सॉफ्टवेयर। इवॉल्व होने का मतलब है इवोल्यूशन। तो सॉफ्टवेयर ओवर टाइम मॉडिफिकेशन 100% होंगे, कहीं पे भी मॉडिफिकेशन होता है ना। मेंटेनेंस ढंग से होना चाहिए। मेंटेनेंस का मतलब है, मेंटेनेंस वाला ही मेन आपका पार्ट रहता है, जहां पे हम लोग सॉफ्टवेयर के अंदर नए और फीचर्स ऐड करने के बारे में सोचते हैं। नाउ नेक्स्ट है, सॉफ्टवेयर इज नॉन फिजिकल प्रोडक्ट, जिसको आप टच नहीं कर सकते, फिजिकली देख नहीं सकते हो, है ना। सो वी ओनली मेजर्ड इट इन सम वे। कौन से वे में? क्वालिटी वाइज, परफॉर्मेंस वाइज, यूजेबिलिटी कितना है, जो फंक्शंस या फीचर्स डाले हैं, वो मेरे डोमेन स्पेसिफिक काम के हैं क्या, ये हम लोग देखते हैं। तो अगर मेरे डोमेन स्पेसिफिक वो काम के नहीं है, तो अगेन दैट्स अ फेलियर। नेक्स्ट पॉइंट आता है कॉन्फ़िगरेशन। सो यहाँ पे व्हेन वी टॉक अबाउट अ सॉफ्टवेयर, इट शुड अडेप्ट वेरियस एनवायरनमेंट। मतलब कोई एक सॉफ्टवेयर मेरा लिनक्स, विंडोज, मैक, यूनिक्स और मोबाइल वर्जन एंड्रॉयड होगा और आईओएस होगा, सब पे वो कितना प्रॉपर सपोर्ट दे रहा है, ये हम बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन पे बात करेंगे। दूसरा, मेरा कॉन्फ़िगरेशन टाइम टू टाइम चेंज होता है। मतलब अगर मैं जीपे की बात करता हूं, तो जीपे एक 5,000 वाले फोन पे भी वैसे ही वर्क करना चाहिए जैसा वो 50,000 के फोन पे, और जैसा वो 2 लाख के फोन पे वर्क करेगा। उसका परफॉर्मेंस में कहीं पे भी चेंजेस नहीं होने चाहिए। मेरा कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कोर्स वेरी करेंगे, लेकिन मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन पे वो ढंग से रिस्पॉन्ड करना चाहिए। रिलायबल चेंजेस, जैसे मैंने बताया, टाइम टू टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम करो, कहीं पे अगर कोई चैलेंजिंग पार्ट है वो कम करो, बग फिक्स करते चलो, है ना, क्वालिटी इंप्रूव करते चलो, रिगरस टेस्टिंग होगा उसके लिए, कोड रिव्यू होते रहेंगे, क्वालिटी अश्योरेंस पे हम लोग ध्यान देंगे। कोई फेलियर्स अगर आया तो वैसे फेलियर्स वापस ना आए उसके ऊपर बात करेंगे। अभी मैंने आपको 2 फैक्टर्स बताए, मीन टाइम टू रिकवर एंड मीन टाइम बिटवीन फेलियर, है ना, ये 2 चीजें हैं। तो आपके फेलियर्स मिनिमम होने चाहिए और रिकवरी होगा उतना फास्ट बनाते जाओ। ये हमारा रिलायबिलिटी का एक डेफिनेशन होता है। उसके आगे डाइवर्सिफिकेशन होता है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि मेरे पास, जैसे आप समझो कि पहले जोमेटो और स्विगी, तो अब ये एक प्लेटफॉर्म है। अब उसमें क्या हो रहा है, एक में फूड डिलीवरी चल रहा है, प्लस अगर डाइनिंग फैसिलिटी है वो अलग चल रहा है, और जो ग्रोसरी वाला सर्विस है ये अलग चल रहा है मेरा, है ना। तो ये तीनों आपको एक ऐप पे दिखाई देंगे, लेकिन तीनों सर्विस अलग अलग चल रहे हैं, तीनों के लिए लॉजिक मेरा अलग अलग चल रहा है। तो ये आपके डिफरेंट सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट रहते हैं, जहां पे हम लोग कोई अप्रोच, कोई टूल्स, कोई स्पेशलाइजेशन स्किल्स यूज करते हैं। अच्छा, सेम इज द केस विद व्हाट्सएप। तो जो मैं नॉर्मल व्हाट्सएप यूज कर रहा हूँ, इसमें लिमिटेड फीचर्स है। अगर मुझे एक्स्ट्रा फीचर्स की जरूरत है, बिजनेस प्रमोट करना है, तो मैं व्हाट्सएप बिजनेस वर्जन पे चले जाऊंगा। मेरे नंबर ऑफ फीचर्स यहाँ पे अनलिमिटेड हो जाएंगे, है ना। मैं कोई एक स्पेसिफिक मैसेज भेज सकता हूँ व्हेनेवर समवन ट्राइज टू कांटेक्ट मी, 50 चीजें चेंज होंगे। तो ये क्या कर रहा है, दिस इज द डाइवर्सिफिकेशन। और उसी के लिए तो हम लोग उसको प्रैक्टिकली यूज करते हैं इंडस्ट्री में। चलो, ये हो गया। एम आई क्लियर टिल दिस पॉइंट? किसी को कोई डाउट? क्लियर है? So if we are clear till this point, then we'll continue with next part. Next part is requirement software engineering fundamental, जिसके अंदर requirement engineering, software designs और कुछ और चीजें आएंगे। जल्दी से बताओ, am I clear till this? Yes, everyone, reply quick. जल्दी से, I want reply from all. Am I clear till this point? Okay.
तो आज हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट पे भी बात करने वाले हैं, जो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग आते हैं रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग पे। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का बहुत सिंपल वे में, इफ आई टॉक अबाउट अ रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग मतलब क्या होगा, आपको क्या समझ में आ रहा है? रिक्वायरमेंट क्या होता है ये तो हमें समझ में आता है, और रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का मतलब क्या रहेगा ये हमें बेसिकली समझना है। तो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग क्या बता रहा है? ये प्रोसेस ऑफ गैदरिंग, एनालाइजिंग, डॉक्यूमेंटिंग एंड मैनेजिंग सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट from basically from I can say the client perspective, है ना? तो उनके हिसाब से रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में क्या क्या हो रहा है ये समझना, ये सीखना, और इसको बेसिकली प्रोसेस में लाना, ये आपका रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का पार्ट रहता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के अंदर ऐसे ही कुछ बताया हुआ है, हर एक जगह पे रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग होगा। तो वो क्या क्या पॉइंट्स पे हम लोग बात करेंगे वो समझना है। तो इफ आई टॉक अबाउट रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, अब देखो यहाँ पे वर्ड जो डाला है ना वो इंजीनियरिंग डाला है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसमें हम सॉफ्टवेयर सिस्टम के लिए यूजर्स और स्टेक होल्डर्स की नीड्स को समझते हैं। अब यूजर्स और स्टेक होल्डर्स मतलब एनी पर्सन हु इज, जिसका इंटरेस्ट मेरे प्रोजेक्ट से इन्वॉल्व है, उसको मैं स्टेक होल्डर बोलूंगा। क्लियर है? तो उसके नीड्स को समझना है, उसको प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स में लिखते हैं, और ये इंश्योर करते हैं कि फाइनल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट यूजर्स के एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करे ना। उसके फेजेस क्या क्या होते हैं रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के अगर मैं बोलूं, तो पहला होता है रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन, या जिसको हम लोग रिक्वायरमेंट गैदरिंग बोलते हैं। ठीक है? तो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के हमारे मल्टीपल फेजेस होते हैं। तो अगर मैं आपको फेजेस अगर बता दूं, एक सेकेंड ना। So let's just discuss the phases. So if I talk about the phases of requirement engineering, जल्दी से एक बार पढ़ते हैं। 1 minute. So we have total five stages in requirement engineering. तो यहाँ पे let's just start with it. तो मेरे पास requirement engineering के अंदर these are the different stages of requirement engineering. If you focus it very carefully, first stage जो मेरा होगा वो है मेरा requirement elicitation, या जिसको हम लोग बोलेंगे requirement gathering। तो उसके अंदर क्या होगा, इस स्टेज में स्टेक होल्डर, क्लाइंट, यूजर, डेवलपर से रिक्वायरमेंट कलेक्ट की जाती है। और उसके बाद में ये रिक्वायरमेंट कलेक्ट करने का आपका पैटर्न क्या रहता है? इंटरव्यू, सर्वे, क्वेश्चन बैंक हम लोग प्रिपेयर करेंगे, या हम लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि उनका ऑपरेशंस कहाँ पे प्रॉपर हो रहा है, कहाँ पे प्रॉपर नहीं हो रहा है। देन रिक्वायरमेंट एनालाइज करना रहता है। तो यहाँ पे एनालाइज करने का मतलब है कोई एम्बिग्विटी या कंफ्यूजन जो रहेंगे ना उसको सॉल्व करना है। फंक्शनल, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट को अलग क्लासिफाई करना है। फंक्शनल मींस जो एक्चुअल फीचर्स हम ला रहे काम करेंगे, नॉन फंक्शनल मींस उसको प्रॉपर रन करने के लिए 4G 5G नेटवर्क, रैम, कोई दूसरे मेमोरी क्या क्या रिक्वायर्ड रहेंगे, कौन से ओएस पे वो ढंग से काम करेगा। उसके आगे आता है रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। सो एक स्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, जिसको हम लोग शॉर्ट में एसआरएस भी बोलते हैं। ये हम बेसिकली बनाते हैं जिसमें सभी रिक्वायरमेंट लिखी जाती है, और इसको हम लोग क्लियर, कंसाइज और कंप्लीट वे में लिखते हैं। और यही रिक्वायरमेंट टेस्टिंग के टाइम में काम में आता है। तो यहाँ पे मुझे हर एक रिक्वायरमेंट को बहुत क्लियरली लिखना है, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट यूजर का लॉगिन है, तो वो लॉगिन उसका यूजर आईडी पासवर्ड से होने वाला है लॉगिन, या फिर उसको लॉगिन करने के लिए अलग से हम उसको गूगल से लॉगिन करवाएंगे, फेसबुक से लॉगिन करवाएंगे, ओटीपी से लॉगिन होगा, या एक पिन हमेशा उसको रिक्वायर्ड रहेगा, बायोमेट्रिक होगा, क्या होगा, कंप्लीट एंड कंसाइज रिक्वायरमेंट यहाँ लिखता है। इसके बाद में वैलिडेट होते हैं रिक्वायरमेंट, मतलब जो रिक्वायरमेंट हमने कलेक्ट किए हैं वो करेक्ट है कि नहीं पहले तो। ठीक है? वो करेक्ट है कि नहीं ये चेक करना है। दूसरा, करेक्ट तो है रिक्वायरमेंट, लेकिन ये फिजिबल, प्रैक्टिकली मेरे पास जितना टाइम, रिसोर्स, प्लस जितना मेरे पास मनी है ना, और जो टेक्नोलॉजी मैं यूज कर रहा हूं, ये सब यूज करके ये पॉसिबल है कि नहीं बनाने का। एंड लास्ट में आता है
रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट, टाइम के साथ में रिक्वायरमेंट चेंज हो सकता है, तो उनको मैनेज करने के लिए और ट्रैक करना पड़ता है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे वर्जन कंट्रोल करते हैं। वर्जन कंट्रोल का मतलब है, बहुत स्टार्ट में मेरा सॉफ्टवेयर का वर्जन 1.1 आया, इसमें मेजर चेंजेस करके 2 बना, देन 2.1, 2.1.1, इट गोज लाइक दिस, देन वर्जन 3 आएगा, देन वर्जन 4 आएगा। तो ये वर्जन जब अपडेट हो रहे, चेंज हो रहे, क्या हो रहे हैं, मेजर चेंजेस आ रहे हैं ना, एडवांसमेंट हो रहा है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ हम लोग चेंजेस कर रहे हैं, वो आपका रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट होगा। तो आपको कौन से चेंजेस अभी ऐड करना है, कौन से अभी आप ऐड नहीं कर सकते, वो सारे पॉइंट्स पे हम लोग बेसिकली बात करते हैं। ये हो गया। इसके बाद में हमारे पास जो हम लोग रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, वो रिक्वायरमेंट के अंदर मेरे पास दूसरा जो पॉइंट आता है वो रहता है कि हमारे पास रिक्वायरमेंट्स जो है, ये तो 5 स्टेजेस में हम लोग करेंगे, बट उसके साथ में वी हैव समथिंग दैट इज कॉल्ड एज टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट। तो जैसे हमने पहले ही बात किया, हमारे पास 2 टाइप के रिक्वायरमेंट रहते हैं, एक हमारा फंक्शनल रिक्वायरमेंट रहेगा, एक नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट रहेगा। फंक्शनल रिक्वायरमेंट का मतलब यहाँ पे जैसे आप अगर देखोगे, फंक्शनल रिक्वायरमेंट में हम लोग क्या बात कर रहे हैं, सिस्टम के फीचर्स और फंक्शन डिफाइन करना है। मतलब यूजर लॉग इन कर सकता है, ईमेल आईडी पासवर्ड से करेगा, ओटीपी से करेगा। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट जहाँ पे उसका सिक्योरिटी लेवल क्या रहेगा, स्केलेबिलिटी कितना होगा, परफॉर्मेंस कैसा होना चाहिए, रिलायबल है कि नहीं, रिस्पॉन्स कितने टाइम में जनरेट कर रहा है, कभी रिस्पॉन्स जनरेट करने में टाइम लग रहा है, ये सारे पॉइंट्स हमारे नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में आता है। तो ये हमारा बेसिकली 2 पॉइंट्स हो गए जो मैंने आपको बताया। और आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट, और फर्स्ट जो मैंने आपको बताया वो हमारा था रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के फेजेस। तो ये मैंने आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के फेजेस जो है वो ऑलरेडी बता दिया है। तो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के फेजेस आप अपने हिसाब से यहाँ पे ध्यान में रख सकते हो। सो यू कैन जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, या फिर मैंने ग्रुप में भी इसको पेस्ट कर दिया है, तो आप वहां से भी देख सकते हो। ओके, चलो, तो अब ये होने के बाद में विल अगेन गो बैक टू आवर नोट्स। तो ये हमारा रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग हो गया। सिस्टम डिजाइन मैंने आपको डिटेल में बताया था, सिस्टम डिजाइन के अंदर हमारा क्या क्या काम चलता है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट अ सिस्टम डिजाइन, सिस्टम डिजाइन में हमारे 3 टाइप के अलग अलग डिजाइन आते हैं, आर्किटेक्चरल, हाई लेवल, लो लेवल डिजाइन, है ना, या डिटेल डिजाइन बोलेंगे। एब्स्ट्रैक्ट व्यू बनाएंगे, यहाँ पे मॉड्यूल वाइज डिवीजन होगा, ब्लूप्रिंट बनेंगे, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा। उसके बाद में सेम एसडीएलसी के फेजेस चालू है आपके, प्रोग्रामिंग, इम्प्लीमेंटेशन, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग आएगा। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के आपके 4 लेवल्स होते हैं मेनली। ओके, फर्स्ट इज यूनिट, इंटीग्रेशन, सिस्टम टेस्ट एंड एक्सेप्टेंस टेस्ट, और इसके सब टाइप्स भी वी ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड दैट। उसके बाद में मेंटेनेंस आता है। मेंटेनेंस के आपके 4 टाइप रहते हैं, 4 टाइप के मेंटेनेंस रहता है, वेयर वी बेसिकली टॉक अबाउट करेक्शन, अडेप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी, पुटिंग थिंग्स इन अ परफेक्ट वे, कुछ चीज बराबर नहीं चल रहा है उसको, then taking precautionary measures, that is the preventive maintenance. And sixth one is configuration का मतलब है once we are done putting everything together, version control करो, changes control करो। now if we are changing something, और कौन सा पुराना मेरे सिस्टम पे वो changes applicable नहीं रहेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे, and on which version it will support very properly, ये हमें देखना पड़ेगा, है ना। तो वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, ये सारे पॉइंट्स रहेंगे। प्रोसेस मॉडल्स कौन सा हम लोग फॉलो करेंगे, सो एसडीएलसी मॉडल्स जो हमने लास्ट में पढ़े थे। आर वी गोइंग टू फॉलो अ वाटरफॉल मॉडल और अजाइल मेथड। अजाइल के अंदर मेन 2 सबसे पॉपुलर जो आता है वो आता है, एक कानमैन और एक स्क्रम आता है। और are we going to follow the iterative or a spiral model? Quality assurance, how we going to provide the quality assurance? तो उसके लिए continuously कोड रिव्यू चलेंगे, टेस्टिंग चलेगा, ऑडिट्स होते रहेंगे, कोडिंग स्टैंडर्ड्स मेंटेन करेंगे, है ना। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे काम चलेगा। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का मतलब है टाइम टू टाइम प्रोजेक्ट के अंदर अगर हमें नए फीचर्स अगर ऐड करने हैं, सो विच ऑल स्किल्स और सर्टिफिकेशन नया क्लाइंट्स को या हमारे यूजर्स को रिक्वायर्ड होगा, कौन से टूल्स लेटेस्ट हम लोग यूज करेंगे जिससे कोऑर्डिनेशन, अपलोड या टेस्टिंग और डिप्लॉयमेंट और कोडिंग प्रॉपर हो सकता है, या मेंटेनेंस प्रॉपर हो सकता है। हम लोग डॉकर यूज करते हैं, एनसिबल यूज करते हैं, गिटहब यूज करेंगे, या
मैं और सर्टन कोई सिमिलर टाइप के टूल्स यूज करूंगा, क्या पर्पस रहेगा, कभी यूज करेंगे, और हमारा कौन सा काम वो ज्यादा ऑटोमेट पे डालेगा, ऑटोमेशन अप्लाई करेंगे। और रियल टाइम पे अगर कोई चेंजेस हो रहा है तो वो देन शेड्यूलिंग के लिए, जैसे मैंने बोला, हम लोग जीरा जैसा पैटर्न यूज कर सकते हैं, मॉनिटरिंग कर सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट करके सॉफ्टवेयर आता है जिसके अंदर ये अगेन मॉनिटरिंग कंट्रोलिंग का काम बहुत इजीली होता है। तो अलग अलग टूल्स या सॉफ्टवेयर हम लोग मेनली यूज करते हैं ये सारे काम के लिए, ये सबसे जरूरी रहता है। अच्छा, रिस्क मैनेजमेंट। अब रिस्क मैनेजमेंट के अंदर हम लोग दो अलग अलग फेजेस में बेसिकली बात करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट अ रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क मैनेजमेंट अलग अलग वे में चलता है। अब व्हेन वी टॉक अबाउट रिस्क मैनेजमेंट इन टर्म्स ऑफ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है रिस्क मैनेजमेंट के अंदर कि हमें करना क्या है रिस्क मैनेजमेंट में। तो हमें कुछ आई कैन से एक साइकिल चलता है रिस्क मैनेजमेंट का, ठीक है, और जहाँ पे बहुत सारी चीजें साइमल्टेनियसली काम करता है रिस्क मैनेजमेंट में। जैसे कि फर्स्ट वी टॉक अबाउट मैनेजिंग द रिस्क, तो हमें रिस्क आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो एक सबसे कॉमन वाला अगर हम लोग देखेंगे तो आइडेंटिफाइंग द रिस्क, एनालाइजिंग, प्लानिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सिंपल वे में ये पैटर्न चलता है। या फिर दूसरा पैटर्न जो चलता है जहाँ पे हम लोग उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो डिटेल डिस्कशन का मतलब है, डिटेल डिस्कशन का मतलब ये हो गया। अब ये अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। सो दिस इज व्हाट वी मीन बाय द डिटेल डिस्कशन। रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटीज काफी काम का है। तो हमारे रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटी दो पार्ट में मेनली डिवाइड होता है। एक वन इज रिस्क असेसमेंट एंड सेकेंड इज रिस्क कंट्रोल। ओके, risk assessment goes in three parts, risk control goes in again three parts. फर्स्ट रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट का मतलब क्या है? फर्स्ट वी टॉक अबाउट द रिस्क कंडीशन, लॉस, कॉजिंग पोटेंशियल कितना हो सकता है, असेसमेंट। सो फर्स्ट वी नीड टू थिंक अबाउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रिस्क। रिस्क असेसमेंट में हम लोग सबसे पहले रिस्क को क्या करेंगे, यहाँ पे अगर आप देखेंगे आइडेंटिफाइंग द रिस्क। अब रिस्क का मतलब क्या होता है? सम फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस विच माइट हैपन विच माइट नॉट, दैट्स व्हाट वी मीन बाय रिस्क। तो अब जरूरी नहीं है कि हर बार वो रिस्क आएगा ही आएगा, नहीं भी हो सकता है। और उसका प्रोबेबिलिटी कितना है ये हम लोग समझते हैं। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ अ रिस्क इज वेरी लिमिटेड, तो उसके ऊपर हम लोग ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। But if the probability of occurrence of a risk is very huge, then we need to think about how we can solve or how we can tackle it. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे probability of a risk coming true, that is denoted by R, and the consequences, uh, basically the problems or the level of losses, that basically denoted by S. So the main, if we talk about priority which we basically assign to each risk, मतलब कौन से रिस्क को आपको हाईएस्ट प्रायोरिटी देना है, किस पे पहले काम करना पड़ेगा, सो दैट इज बेसिकली डन बाय P equal to priority of a risk basically defined equal to R into S. So R is the probability and S is the consequences. ये हमारा थंब रूल है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट अगर आप देखेंगे रिस्क आइडेंटिफिकेशन, तो रिस्क आइडेंटिफिकेशन में हम लोग यहाँ पे देखते हैं आइडेंटिफाइंग द रिस्क। तो कौन से टाइप के रिस्क हो सकते हैं मेनली मेरे प्रोजेक्ट में? टेक्नोलॉजी रिस्क हो सकता है, मतलब जो हमने सॉफ्टवेयर बना रहे हैं वो मेरे हार्डवेयर के साथ मर्ज नहीं कर पाएगा, ये प्रॉब्लम हो सकता है। पीपल रिस्क हो सकता है ना, ये हमारा प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, सो यहाँ पे आपका रिस्क कौन सा हो सकता है? टेक्नोलॉजी रिस्क हो सकता है, दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ एन अपडेट इन हार्डवेयर और अ सॉफ्टवेयर, दैट माइट बी अ रिस्क। देन नेक्स्ट इज पीपल रिस्क। पीपल रिस्क का मतलब क्या है? द डेवलपमेंट टीम इज वर्किंग समवेयर एल्स, डिजाइनिंग टीम इज वर्किंग समवेयर एल्स, एंड देयर इज नॉट अ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हैपनिंग बिटवीन द डिफरेंट टीम्स। या फिर
some team might be using some advanced technology because they have learned or they got certified in a advanced technology and other team is not enough capable. तो अगेन क्या हो रहा है, स्किल्स में चेंजेस आ रहे हैं, स्किल्स में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो ये हमारा और एक पार्ट हो सकता है. जो ऑर्गेनाइजेशन है वो रिस्क पे आ सकता है बिकॉज सडनली उनका जो वर्किंग पैटर्न है वो चेंज हो गया है. तो ऑर्गेनाइजेशन जो एक्चुअल में है उनके बिजनेस नीड्स, उनके कोई आई कैन से कि उनके कोई बिजनेस नीड्स है या जो ग्राउंड पे वो है वहां पे गवर्नमेंट रिलेटेड कोई रूल्स चेंज हो गए. टूल्स रिस्क हो सकता है, द सॉफ्टवेयर टूल्स विच वी आर यूजिंग दैट माइट बी अ चेंजेस. रिक्वायरमेंट रिस्क हो सकता है एंड एस्टिमेशन रिस्क हो सकता है. ओके, सो जस्ट गिव मी 1 minute. So now, after this, we basically talk about risk analysis. Risk analysis के अंदर अगर आप देखेंगे, identifying the risk, make a perception of a probability and seriousness. Probability means chances of occurrence of a risk. वो high है, low है, and seriousness means अगर ये risk हो भी गया तो मेरा कितना लॉस होगा या क्लाइंट्स का कितना लॉस हो सकता है, वो हम लोग देखते हैं यहाँ पे. तो अगर आप देखेंगे, सेम थिंग इज गिवन हियर. पॉसिबल पॉसिबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रिस्क माइट बी डिटरमाइंड वेरी लो, अगर 0 to 10% में, लो 10 to 25% है, मॉडरेट, हाई एंड वेरी हाई. So probability of a risk is more than 75%. And if this kind of a risk occurs, is it going to be a catastrophic? Is it going to be a huge disaster for my system or an organization? क्या है seriousness, क्या है, हम लोग उसको टॉलरेट कर सकते हैं कि नहीं, है ना. ये सर्टन चीजें हम लोग देखते हैं. तो ये सब आता है आपका रिस्क असेसमेंट में. रिस्क कंट्रोल मैकेनिज्म के लिए हमें क्या करना है, देयर आर 3 मेन मेथड्स. पहले तो ट्राई टू अवॉइड द रिस्क, बराबर है. सो अवॉइडिंग द रिस्क का मतलब है विल बेसिकली डिस्कस विद द क्लाइंट कि अगर ऐसा कुछ हम लोग करेंगे ये प्रॉब्लम आ सकते हैं, हम लोग ये टेक्नोलॉजी पे प्रॉपर काम नहीं कर सकते, यूएस में वो चल जाएगा, इंडिया में नहीं चल सकता है, या एक सेम सॉफ्टवेयर हमें ऑल ओवर इंडिया अगर चलाना है, सो फ्यू स्टेट्स आर बैकवर्ड इन टर्म्स ऑफ अ टेक्नोलॉजी और कनेक्टिविटी, तो वहां पे कुछ चीजें प्रॉपर नहीं चलेंगे. सो वी कैन डेवलप सम एडवांस टूल्स, एडवांस फंक्शन, but those advancement will not be applicable in a real time at somewhere. तो ये अवॉइडिंग का रिस्क हो गया. देन उसके बाद हमारा आता है, इसके बाद हमारा आता है ट्रांसफर ऑफ द रिस्क. ट्रांसफर ऑफ द रिस्क का मतलब रहता है बेसिकली वी टॉक अबाउट ट्रांसफरिंग रिस्क का मतलब है जैसे हमने अगर कोई थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी को हम लोग रिस्क ट्रांसफर कर देंगे. मतलब वी बेसिकली टेक इंश्योरेंस कवर, है ना. या फिर हम लोग पेमेंट गेटवे यूज करते हैं, तो पेमेंट गेटवे इज अ स्पेशलाइज्ड थर्ड पार्टी कंपनी हु बेसिकली प्रोवाइड्स अ सिक्योरिटी ओवर ट्रांसफरिंग अ रियल टाइम मनी. तो वो आपका टेक्नोलॉजी, सॉरी, ट्रांसफर ऑफ अ रिस्क हो गया. एंड रिस्क रिडक्शन का मतलब है वी बेसिकली प्लान और इंक्लूड सम मेथड्स जिसके थ्रू हम लोग ऐसे जो रिस्क है उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं. एंड लेवरेज करने का मतलब रहता है वेरियस मेथड्स ऑफ हैंडलिंग द रिस्क. प्रोजेक्ट प्लान मस्ट कंसिडर अमाउंट ऑफ कंट्रोलिंग द रिस्क एंड करस्पॉन्डिंग रिडक्शन ऑफ अ रिस्क. तो वो कैसे हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे बेसिकली क्या करेंगे, रिस्क लेवरेज का मतलब क्या है, हमने कुछ बोरो करके रखा है, मेरे पास कैपेसिटी है तो मैं थोड़ा एक लोन लेके आगे एक्सटेंड करूंगा मेरा बिजनेस को, वो रिस्क लेवरेज हो गया, है ना. लेवरेजिंग होता है. वेरिएशन इन रिस्क एक्सपोजर, तो मेरा बिजनेस जितना एक्सपांड होगा उतना मेरा रिस्क बढ़ेगा, मेरा बिजनेस जितना लिमिटेड एरिया में रहेगा उतना मेरा रिस्क कम हो सकता है. तो रिस्क एक्सपोजर बिफोर रिडक्शन माइनस रिस्क एक्सपोजर आफ्टर रिडक्शन डिवाइड बाय द कॉस्ट ऑफ रिडक्शन. तो ये बेसिकली हमारा सिंपल फॉर्मूला है. ये अगर आप नहीं भी याद रखते हैं तो हमारे लिए उतना जरूरी नहीं है. ये वाला आपको इतना जरूरी भी नहीं है, बट यहां तक हमें याद रखना है, ठीक है. सो दिस इज एवरीथिंग अबाउट द रिस्क वाला फैक्टर जो हमने अभी डिस्कस किया.
अच्छा, तो नाउ लेट्स गो बैक टू द टॉपिक, और ये लिंक मैंने आपके साथ शेयर किया, आप गूगल करोगे तो भी ये सेम लिंक आपको मिल जाएगा, दिस क्वाइट इजी। तो इसके आगे आता है एथिक्स एंड प्रोफेशनलिज्म। एथिक्स का मतलब है कोई कौन सी चीजें करेक्ट है नहीं है। तो किसी का प्राइवेसी, सिक्योरिटी, ऑनेस्ट रहना, रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपरली मेंटेन करना। तो अगर मैं कोई एक बड़े बिजनेस में हूँ, जैसे अगर मैं बात करता हूँ, इफ आई टॉक अबाउट Amazon, तो व्हाई वी ट्रस्ट Amazon? बिकॉज Amazon में वो आपको अगर बताता है कि 3 days 4 days में रिफंड पॉलिसी है, तो वो आपको रिफंड करके देगा इफ दैट प्रोडक्ट इज रॉन्ग और इफ यू हैव इशू विद द प्रोडक्ट। दैट्स एथिक्स, बराबर है। प्रोफेशनलिज्म है, आपको एक टाइम बताया, वो टाइम पे डिलीवरी होगा, आपको एक वारंटी दिया है, वो प्रॉपरली फॉलो होगा, और बहुत सारी चीजें। तो यहाँ पे एथिकल गाइडलाइंस रहते हैं बिजनेस में, जो हम लोग एथिक्स फॉलो करते हैं सो दैट पीपल और क्लाइंट ट्रस्ट ऑन अस, है ना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। प्राइवेसी रिस्पेक्ट करना, सिक्योरिटी हाईएस्ट लेवल पे मेंटेन करना। मैं अगर कोई डेटा यूज करूंगा, मैं कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ, तो ऑनेस्टली आपको बताना है कि हाँ, व्हेन यू कंसिडर दिस स्पेसिफिक सर्विस, आप थर्ड पार्टी पे जाओगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी देखना, ये सारी चीजों को डॉक्यूमेंट करना, यूजर सेंट्रिक डिजाइन्स बनाना, जहाँ पे हम लोग रिसर्च करेंगे क्या चीजें यूजर्स के लिए और यूजर फ्रेंडली हो सकते हैं, उनका काम हम लोग और कम टाइम में कैसे कर सकते हैं, और प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट करने के पहले उसका एक डमी मॉडल बनाना, ठीक है, जिसको आप प्रोटोटाइपिंग बोलते हैं। यूजेबिलिटी टेस्टिंग देखेंगे कि हाँ, ये चीजें यूज करने में कितने बेटर रहेंगे, पहले वाले से चेंजेस कितने हो रहे हैं। देन सेम वे कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, मतलब वर्जन कंट्रोल, उसके बाद में चेंज कितना हुआ है, कितने चेंज हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं, उसको ऑडिट करना, कितना मेरा खर्चा हो रहा है, और उस पे अगर मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर उतना नहीं है, तो ये चेंजेस को हम लोग छोड़ देंगे। देन सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स का मतलब है कैलकुलेशन, एल्गोरिथमिक इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस को मैट्रिक फॉर्मेट में डाल के हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे वही देखते हैं हम लोग, बेसिकली लाइन ऑफ कोड कितना हमें करना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्सिटी, डिफेक्ट डेंसिटी कितना है। डिफेक्ट डेंसिटी का मतलब है कि पर मॉड्यूल या पर कोई फीचर मेरे 10 डिफेक्ट्स आ रहे हैं, 15 डिफेक्ट्स आ रहे हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। और बहुत बार ऐसे होता है कि कोड का कॉम्प्लेक्सिटी जितना हाई होता है ना, कोड का कॉम्प्लेक्सिटी जितना हाई होगा, मेरा उसको सॉल्व करने में टाइम उतना ज्यादा जाएगा और परफॉर्मेंस उतना डाउन जाता है। तो बहुत बार ऐसे होता है कि कोड कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग डाउन लाते हैं सो दैट परफॉर्मेंस हम लोग बढ़ा सके। क्यों? बिकॉज आज तो मैंने 10 लाइन का कोड, सपोज 1000 लाइन का कोड मैंने 400 लाइन में लिख दिया, बहुत कॉम्प्लेक्स कोड है, लेकिन वो 400 लाइन में ही जब मुझे एरर सॉल्व डिफेक्ट आएगा ना, यहाँ पे जो जो डिफेक्ट आएंगे ना, वो डिफेक्ट मुझे वो 400 लाइन में सॉल्व करना बहुत भारी पड़ेगा जब मेरा कोड कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा रहेगा। तो एक लेवल के आगे हम लोग कोड कॉम्प्लेक्सिटी मिनिमम रखने का ट्राई करते हैं, सो दैट अभी के लिए तो सॉफ्टवेयर बनेगा, लेकिन फ्यूचर में जब हमें उसको रेक्टिफाई करना रहेगा, तो वो टाइम पे हम लोग इजीली उसको हैंडल कर पाए, मॉनिटर कर पाए। ओके, ना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स, अगेन ये सारे चीजें हमने डिस्कस की है, एंड दिस इज क्वाइट इजी। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स, आपको सीधा क्वेश्चन आ सकता है, आप उसको इजीली आंसर कर सकते हैं। सबसे पहले डिवाइड द सॉफ्टवेयर इनटू मॉड्यूल्स, और जिसको हम लोग स्मॉलर पार्ट बोलते हैं, ये सारे इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स रहते हैं और कंपोनेंट्स रहते हैं। एब्स्ट्रैक्शन, कॉम्प्लेक्स इंप्लीमेंटेशन, डिटेल्स को हाइड करो, एसेंशियल फीचर्स या ऑब्जेक्ट को ही हम लोग यहाँ पे बताएंगे। एनकैप्सुलेशन होगा, बंडल ऑफ डेटा हम लोग जो है, मेथड जो है, उसको हम लोग एक सिंगल यूनिट में डालने का ट्राई करेंगे, और यूजर्स के लिए वो जो ऑपरेट कर रहे हैं वो उनको विजिबल रहेगा, उसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी या एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन एल्गोरिदम कौन से रहेंगे वो नहीं पता चलेगा। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, कोड सिक्योरिटी एनहांस कर सकते हैं, है ना। हम लोग ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे एक कोड को प्रमोट कर सकते हैं जो ज्यादा बेटर काम करेगा, ज्यादा सिक्योर काम करेगा, एंड डिपेंडेंसी हम लोग रिड्यूस करेंगे, बिकॉज हमने क्या किया हुआ है, बहुत सारी चीजें एक साथ एनकैप्सुलेट करके एक ही जगह पे रखे हुए हैं। इंफॉर्मेशन हाइडिंग हो सकता है, बहुत सिंपल है, रिस्ट्रिक्ट करेंगे एक्सेस, हर किसी को हर एक चीज एक्सेसिबल नहीं रहेगा, सिंपल है। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को छोटे पार्ट में डिवाइड करो, मैनेजेबल सब प्रॉब्लम्स में, और एक सिंपल सा रूल है ना, इफ आई ट्राई टू सॉल्व अ बिग प्रॉब्लम एट वंस, दैट्स क्वाइट डिफिकल्ट, बट इफ आई ट्राई टू डिवाइड बिग प्रॉब्लम इनटू स्मॉल प्रॉब्लम, एंड देन इफ आई ट्राई टू सॉल्व दैट स्मॉल प्रॉब्लम एट अ टाइम, दैट्स क्वाइट इजी।
वही तो हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो एक बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को छोटे छोटे स्मॉलर सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर दो, और फिर वो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को एट अ टाइम सॉल्व करने का ट्राई करो। सेपरेशन कंसर्न यहाँ पे आएंगे। डिवाइड सॉफ्टवेयर सिस्टम इनटू डिस्टिंक्ट सेक्शन, ईच एड्रेसिंग अ स्पेसिफिक कंसर्न और एस्पेक्ट। ठीक है, तो रीडेबिलिटी इंप्रूव होगा कोड का, इजीली मेंटेन कर सकते हैं, चेंजेस आप इजीली कर सकते हैं, ये सब आएगा। ठीक है, इसके आगे सेवेंथ आता है प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एस्टोनिशमेंट। बेसिकली सॉफ्टवेयर आपका इंट्यूटिव है, बिहेव इन अ वे यूजर्स और डेवलपर वुड एक्सपेक्ट, है ना। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, कंफ्यूजन कम करना है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है यूजर एक्सपेक्ट कर रहा है और डेवलपर जो वे में बना रहा है वो दोनों का बिहेवियर चेंज हो रहा है। तो आपको क्या करना है, सिस्टम बिहेवियर प्रेडिक्ट करके कॉम्प्लेक्सिटी मिनिमम करो, एरर मिनिमम करो। मैं यूजर इंटरफेस इजी रखूंगा, यूजर को मिनिमम लर्निंग में मैक्सिमम चीजें आने चाहिए। डू नॉट रिपीट योर सेल्फ, कोड डुप्लीकेशन कम करो। अगर मेरे प्रोजेक्ट में 10 मॉड्यूल है और ये 10 मॉड्यूल के अंदर लॉगिन कोड अगर सेम है सब में, ठीक है, तो ये कोड एक ही बार बनेगा, ये 10 बार नहीं बनेगा। सिंपल है। ओपन क्लोज प्रिंसिपल रहेंगे, सॉफ्टवेयर फंक्शंस, मॉड्यूल्स, क्लासेस, उसके एक्सटेंशंस, है ना, कभी हम लोग उसको एक्सेस करेंगे, प्रमोट करेंगे, कहाँ पे उसको हम लोग रिस्ट्रिक्ट करेंगे, कहाँ पे आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं। सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल आता है, अ क्लास शुड हैव ओनली वन रीजन टू चेंज, इट शुड हैव ओनली वन रिस्पॉन्सिबिलिटी और अ जॉब। मल्टीपल चीजों के लिए एक सेम क्लास डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज दैट विल क्रिएट अ बिग प्रॉब्लम। गेटिंग ये please put yourself on mute when you are in lecture. ठीक है, if you are not attending, no problem, just go out. Zoya, सो यहाँ पे ये स्पेसिफिक हमारे जैसे मैंने बताया, और नीचे के ये बेसिक से पॉइंट्स है जो आप बहुत इजीली पढ़ सकते हो। अब उसके बाद आता है सॉफ्टवेयर प्रोसेस। सॉफ्टवेयर प्रोसेस के अंदर वही हमने जो SDLC मैंने बहुत डिटेल में आपको स्टार्ट के लेक्चर में पढ़ाया था। तो सॉफ्टवेयर प्रोसेस आपका रिक्वायरमेंट गैदरिंग, एनालिसिस, फिजिबिलिटी स्टडी, सिस्टम डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, अगेन टाइप्स ऑफ टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, मेंटेनेंस, मॉनिटरिंग, इवेल्युएशन, रिटायरमेंट, फेज आउट रहेगा जब वो सॉफ्टवेयर को हम लोग काम करना बंद कर देंगे। तो यहाँ तक के तो हमारे जो चीजें हमने पढ़े थे वो सेम चल रहा है। इसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है सॉफ्टवेयर मिथ्स। तो सॉफ्टवेयर मिथ्स क्या होता है, क्या क्या चीजें रहते हैं जो हमें लगता है कि हमें चेंज करने की, समझने की जरूरत है। तो विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक और उसके बाद हम लोग ये कंटिन्यू करते हैं। तो लेट्स से कि विल टेक अ ब्रेक फॉर 11:40 तक, एंड देन विल कंटिन्यू अगेन, और ये टॉपिक से हम लोग चालू करते हैं। सो यू कैन टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड लेट्स कनेक्ट बैक, या नाउ इन दिस स्पेसिफिक पार्ट ऑफ अ लेक्चर हम लोग सॉफ्टवेयर मिथ्स के बारे में बात करेंगे। तो इफ यू नोटिस हियर, कुछ मिसकंसेप्शंस होते हैं। मिथ्स का मतलब है कि वो करेक्ट नहीं है, लेकिन हमें वो समझ में आना चाहिए। फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोर फीचर मीन्स बेटर प्रोडक्ट। अगेन दिस इज अ मिथ। अगर मैं सॉफ्टवेयर में भर भर के फीचर्स या फंक्शंस ऐड कर दूं, अब वो फंक्शन या वो फीचर मेरे काम के भी नहीं है, या मेरे प्रोजेक्ट स्पेसिफिक वो रिलेट नहीं कर रहे कहीं पे, तो अननेसेसरी क्या होगा, मेरा सॉफ्टवेयर ज्यादा हैवी, उस पर बर्डन बढ़ जाएगा, मेंटेनेंस का मेरा खर्चा बढ़ जाएगा, और यूजर्स वो चीजें यूज भी नहीं करने वाले, फिर भी मैंने वो ऐड करके रखा है ना। तो दैट इज वन डिस्टर्बिंग पॉइंट। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, हम लोग फर्स्ट में तो वही स्पेसिफिक पॉइंट पे बात कर रहे हैं कि बाय एडिंग न्यू फीचर, सॉरी, बाय एडिंग मोर फीचर्स इट डजंट मीन्स कि आपका प्रोडक्ट बेटर है। आप लिमिटेड फीचर्स रखो, लेकिन वो फीचर्स आपके प्रॉपर काम करने चाहिए, वो फीचर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सो एंड हाँ, टू द पॉइंट होने चाहिए।
द बेस्ट एग्जांपल इज जीपे। तो जीपे के अंदर पेमेंट फैसिलिटी है और चैट फैसिलिटी उन्होंने डाला है, बट दैट चैट फैसिलिटी इज वेरी लिमिटेड। ऐसा नहीं है कि उसमें हर एक मैं इमोजी भेज सकता हूँ, टाइम पास कर सकता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। टू द पॉइंट चैट फैसिलिटी विच इज रिक्वायर्ड जस्ट फॉर द कंफर्मेशन ऑफ अ पेमेंट और रिक्वेस्टिंग अ पेमेंट, उतना ही चैट फैसिलिटी डाला है। सो इसका मतलब क्या है, एक्स्ट्रा फीचर्स वहां पे डालने की जरूरत ही नहीं है। आपको सॉफ्टवेयर डोमेन समझना है, आपका सॉफ्टवेयर का मेन पर्पस क्या है वो समझना। जीपे का पर्पस एक व्हाट्सएप बनाना या व्हाट्सएप जैसा चैट ऐप बनाना नहीं है। जीपे इज एन ऑनलाइन यूपीआई बेस्ड पेमेंट मैकेनिज्म, तो उनका काम अलग है। तो आपके काम के हिसाब से आपके फीचर्स डिफाइन होते हैं। आप भर भर के ज्यादा फीचर्स डालोगे, इसका मतलब आपका प्रोडक्ट बेटर नहीं होता है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो मैंने बताया, adding unnecessary features which are not as per your work domain or a project domain can lead to complexity and negative impact on user experience। क्योंकि unnecessary जो चीजें उनको काम के नहीं है वो वाले फीचर्स या वो फंक्शन भी दिख रहे हैं, तो आपका यूजर जो है वो ज्यादा कंफ्यूज होते जाएगा। देन सेकंड मिथ जो है वो है, earlier you start coding, faster the project gets completed। This is no point, there is no relation। अगर मैं जल्दी जल्दी में प्रोजेक्ट कोड करना चालू कर दूंगा विदाउट अ प्रॉपर प्लानिंग एनालिसिस कैन लीड टू रीवर्क एंड डिले, मोर डिले इन माय प्रोजेक्ट। मेरे पास प्रॉपर रिक्वायरमेंट नहीं है, थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट के बेस पे अगर मैंने चालू कर दिया और बाद में अगर वो रिक्वायरमेंट में मेजर चेंजेस आ गए, तो जो भी मैंने बना रहेगा वापस करना पड़ेगा, है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है मैं जल्दी चालू करूंगा तो मेरा प्रोजेक्ट जल्दी खत्म होगा, नहीं। आपको टाइम पे ही चालू करना है और उसके पहले प्रॉपर प्लानिंग डिजाइनिंग सब कुछ आपका करेक्ट होना चाहिए। थर्ड मिथ, ओनली नेसेसरी टेस्टिंग इज ओनली नेसेसरी एट द एंड ऑफ डेवलपमेंट साइकिल। ऐसा कुछ भी नहीं है। टेस्टिंग के बाद में मेंटेनेंस आता है ना, बग फिक्सिंग आता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, टेस्टिंग इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ एवरी फेज in a development। Early testing helps in identifying issues sooner, reducing the cost of fixing defects। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं एक्चुअल कोडिंग करना चालू करूं उसके पहले हमने एसडीएलसी के अंदर, इफ यू रिमेंबर, वी टॉक्ड अबाउट अर्ली टेस्टिंग। तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट फेज जहां पे हम लोग रिक्वायरमेंट गैदरिंग एनालिसिस फिजिबिलिटी स्टडी होता है, वही फेज पे हम लोग टेस्टिंग भी अप्लाई करते हैं। तो उसका बेनिफिट क्या होगा, जितना जल्दी हम लोग टेस्ट करेंगे उतना जल्दी हमें मिस्टेक पता चलेंगे। अगर मेरे रिक्वायरमेंट रॉन्ग है तो डिजाइनिंग पे भेजने के पहले वो रिक्वायरमेंट के बेस पे कोई डिजाइन बने उसके पहले ही हम लोग वहां पे मेंशन कर लेंगे ना कि ओके, इज देयर एनी चेंजेस इन द रिक्वायरमेंट और आर द रिक्वायरमेंट्स आर करेक्ट और फिजिबिलिटी स्टडी हैपेंड करेक्टली और नॉट। देन वो रिक्वायरमेंट के बेस पे मैंने जो डिजाइन बनाया, अगेन मैं उसको चेक कर लूंगा वेदर द डिजाइन इज करेक्ट और नॉट। इट माइट पॉसिबल ना कि इफ माय डिजाइंस आर नॉट करेक्ट तो मैं अननेसेसरी वापस वो डिजाइन के बेस पे अगर कोड करूंगा तो दैट विल कॉस्ट मोर, रेक्टिफिकेशन विल कॉस्ट मोर टू मी। तो यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल जैसे समझा था अर्ली टेस्टिंग के बारे में, ठीक है। अर्ली टेस्टिंग के बारे में हमने एग्जाम्पल क्या समझा था, लेट्स से कि वी स्टार्टेड टेस्टिंग, ये मेरा रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस फेज है ना। अब आपका जो अर्ली टेस्ट होता है ना, वो अर्ली टेस्टिंग स्टार्ट फर्स्ट फेज से ही चालू हो जाता है। मतलब अगर मैंने रिक्वायरमेंट गैदरिंग, फिर डिजाइन, इसके बाद कोड आता है ना, और उसके बाद आपका टेस्टिंग वाला एक्चुअल टेस्टिंग आता है। अब if I identified any mistake at this specific point, I can solve it in 10 rupees। अब यहाँ पे अगर मैं वो मिस्टेक आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, और ये आइडेंटिफाई करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रिक्वायरमेंट गैदरिंग एनालिसिस का जो भी मैंने डॉक्यूमेंटेशन बना रहेगा वो डॉक्यूमेंटेशन को मैं टेस्ट करूंगा। इसी को तो अर्ली टेस्ट बोलते हैं ना। स्टार्ट ऑफ द फेज से, एसडीएलसी के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के स्टार्ट ऑफ फेज से हम लोग काम करना चालू करते हैं। रिक्वायरमेंट गैदरिंग एनालिसिस अगर मेरा रॉन्ग है, यहीं पे अगर मैंने आइडेंटिफाई कर दिया, यहीं पे मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। इफ आई मिस टू आइडेंटिफाई हियर, अर्ली टेस्ट में मैंने डिजाइंस को वेरीफाई किया कि वेदर माय डिजाइंस आर मैचिंग विद द रिक्वायरमेंट और नॉट। अब ये फेज पे अगर मुझे पता चला कि रिक्वायरमेंट में कोई मिस्टेक था, तो इसको सॉल्व करने का मेरा जो खर्चा है वो कितना होगा, 50 रुपीज। मतलब
जो काम मेरा रिक्वायरमेंट फेज पे 10 रुपए में हो सकता था, डिजाइनिंग फेज पे उसका कॉस्ट कितना हो गया, 50। और अगर मैं यहाँ पे भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाया और कोड फेज पे अगर मुझे पता चला कि ऊपर वाले रिक्वायरमेंट से ही मिस्टेक हुआ है, वहीं से चेंजेस करने पड़ेंगे। तो अब इसको सॉल्व करने का मेरा जो इन्वेस्टमेंट होगा, वो आप समझो कि 100 से 500 रुपीज तक जा सकता है ये। सो इसके लिए अर्ली टेस्टिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर मैंने कोई प्रॉब्लम, कोई मिस्टेक, कोई इशू, कोई एम्बिग्विटी, कोई कंफ्यूजन, जितना मैं एसडीएलसी के स्टार्ट के फेज में आइडेंटिफाई कर लूंगा, उतना ही मेरा उसको सॉल्व करने के लिए जो मेरा इन्वेस्टमेंट या खर्चा होगा वो उतना ही लिमिटेड होगा। ठीक है, तो इसको अर्ली टेस्ट बोलते हैं। नाउ लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट। तो ये हमारा वो पॉइंट है। देन इसके बाद अगर आप देखेंगे नेक्स्ट मेथ क्या बोल रहा है, वंस वी डिप्लॉय और वंस वी डिप्लॉय सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इज फिनिश्ड। तो अगर मैंने एक बार सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को डिप्लॉय कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें काम खत्म हो गया, अब उसमें आगे काम करना ही नहीं है, नहीं। इसके आगे तो मेन मेंटेनेंस काम चालू होगा, अपडेट वाला काम चलेगा, बग फिक्सिंग वाला काम चलेगा। तो याद रखो, आफ्टर डिप्लॉयमेंट ही आपका प्रोजेक्ट पे एक्चुअल बहुत सारे तकलीफ वाले काम चालू होता है ना। नेक्स्ट मिथ क्या है, ऑल बग्स कैन बी एलिमिनेटेड थ्रू टेस्टिंग। अगेन रॉन्ग है। टेस्टिंग में हमें लिमिटेड बग्स मिलेंगे, लेकिन वही सॉफ्टवेयर को जब 1000, 2000, 10,000 लोग 2, 4, 6 महीने के लिए यूज करेंगे ना, वो टाइम पे हम लोग कोई ऐसे बग्स आइडेंटिफाई करते हैं जो हमने पहले आइडेंटिफाई नहीं किए। ओके, ये होता है। नाउ सिक्स्थ वाला जो हमारा मिथ है वो है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज स्ट्रिक्टली अ टेक्निकल एक्टिविटी। इट्स नॉट ऑलवेज लाइक दिस। टेक्निकल नहीं आता है यहाँ पे, मैनेजमेंट स्किल्स भी आता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है ना। अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ बिजनेस गोल ये जरूरी है। तो ये जो बिजनेस गोल समझ रहा है या ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर रहा है, ये हमारे डेवलपर टेस्टर नहीं कर रहे हैं। इसके लिए हमारे पास अगेन अलग से एक टीम रहता है। बेस्ट डेवलपर वर्क अलोन, अगेन अ मिथ। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अच्छे हो या आप फ्रेशर हो, आप एक्सपीरियंस हो, जो भी हो, वी हैव टू वर्क इन अ टीम, वी हैव टू कोलैबोरेट विद एवरीवन। कोई एक इंडिविजुअल पर्सन कितना भी अच्छा कोड करता रहेगा, बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, है ना। तो इतने बड़े प्रोजेक्ट हम लोग अकेले कभी नहीं कर सकते। नेक्स्ट मिथ, once the requirement are defined they cannot be changed. This is not the case. If I talk about agile, agile क्या है, डायनेमिक वे ऑफ डेवलपिंग अ प्रोजेक्ट। और यहाँ पे हमें ये पता ही है, इफ आई टॉक अबाउट स्क्रम, और सबसे इंपॉर्टेंट एक बिग बैंग। तो मैंने बिग बैंग एसडीएलसी जो आपको पढ़ने बोला था, इसके अंदर हमने मेन अप्रोच ही क्या है, इफ द रिक्वायरमेंट आर नॉट क्लियर और इनकम्प्लीट रिक्वायरमेंट है, मेरे पास सारे रिक्वायरमेंट अभी तक नहीं है, तो वो टाइम पे हम लोग ऐसे कोई मैकेनिज्म यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑफकोर्स वहां पे रिक्वायरमेंट में चेंजेस होंगे। नेक्स्ट इज, मोर लाइन ऑफ कोड मींस मोर प्रोडक्टिविटी। अगेन दिस इज रॉन्ग, ऐसा नहीं है। अगर मैं पाइथन में कोई कोड लिखता हूं ना, एंड कोई कोड मैं जावा में लिख रहा हूं, तो जावा में कोई कोड जो मेरा 100 लाइन्स में 100 लाइन्स तक पहुंचेगा, वही कोड पाइथन में 30 लाइन्स में कंप्लीट हो जाएगा। तो काम दोनों सेम ही करेंगे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जावा में मैंने 100 लाइन में कोड लिखा है वही करेक्ट है, पाइथन वाला करेक्ट नहीं है, नहीं। दिस इज नॉट द वे। तो अगेन वी कांट, देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन प्रोडक्टिविटी एंड द लाइन ऑफ कोड व्हाट वी ऐड इन आवर प्रोजेक्ट। ठीक है, बिकॉज बहुत बार HTML का आपके लाइन ऑफ कोड बहुत सारे होंगे, लेकिन सिर्फ HTML लाइन ऑफ कोड से हमारा प्रोजेक्ट नहीं चल रहा है ना। मेन मेन आपका कोडिंग तो ये जो हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कोडिंग है, DBMS है, उससे हो रहा है। Next myth, software development can be completely predictable. Again, very wrong. It is always unpredictable. कभी कौन से टाइम पे क्या चैलेंज आया है, वी हैव नो आइडिया ऑन दिस। देन यहाँ पे ये हो गया। नेक्स्ट इज, ऑल प्रोजेक्ट शुड यूज द सेम डेवलपमेंट प्रोसेस। नहीं, हर एक प्रोजेक्ट अलग टाइप का हो सकता है, हर एक प्रोजेक्ट में चैलेंज अलग टाइप का हो सकता है। हेंस हर एक प्रोजेक्ट में आपको जो SDLC यूज करना पड़ेगा वो अलग अलग होगा। जैसे अगर मैं आपको एक थियोरी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो यहाँ पे मैं आपको जाके कोड करके नहीं बताऊंगा, बट एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम इफ आई एम ट्राइंग टू मेक यू लर्न जावा, पाइथन काइंड ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, तो वो टाइम पे मैं आपको सिर्फ थियरी थोड़ी बताऊंगा हर लेक्चर में। वहां पे मेरा प्रोग्रामिंग पैटर्न अलग होगा। एंड इफ आई
if we talk about some commerce वाला सब्जेक्ट, if we talk about some BMM वाला BMS वाला सब्जेक्ट, so every सब्जेक्ट को पढ़ाने का या उसको डिस्कस करने का, उसको सीखने का पैटर्न अलग रहता है। एग्जैक्ट सेम वे हर एक सॉफ्टवेयर का डोमेन स्पेसिफिक उसको डेवलप करने का मैकेनिज्म या प्रोसेस आपका अलग होगा। डॉक्यूमेंटेशन नॉट इम्पॉर्टेंट, अगेन वेरी वेरी रॉन्ग पॉइंट, डॉक्यूमेंटेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो अगर मैंने कोई एरर बग फिक्स किया है, नेक्स्ट टाइम अगर सिमिलर टाइप का बग आता है तो उसके लिए मैं एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन बना के रखूंगा। ये डॉक्यूमेंटेशन तो आपका हिस्ट्री है ना, जिससे हमें पता चलेगा कि कौन से टाइप के प्रॉब्लम हुए, क्या चेंजेस किए हैं, कहाँ पे चेंजेस है, क्यों चेंजेस हमें अपडेट करने की जरूरत है, सारी चीजें। दिस इज द सॉफ्टवेयर मैथ्स। सो विद दिस आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। अच्छा बाय द वे, यहाँ पे अगर आप देखेंगे सेकंड चैप्टर वाटरफॉल मॉडल मैंने प्रीवियसली आपको पढ़ा दिया है, इसके फेजेस यहाँ पे भी दिए, आपको चाहिए वहां से आप पढ़ सकते हो। कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज। देन आरएडी मॉडल, वाटरफॉल के अंदर हमारा आरएडी मॉडल आता है, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ये भी डायग्राम मैंने बताया था। प्रोटोटाइप मॉडल, यूनिफाइड प्रोसेस मॉडल, अगेन ये वहां पे दिया हुआ है जो आप देख लोगे। कॉनकरेंट डेवलपमेंट मॉडल, कॉनकरेंट मींस एक साथ मल्टीपल अलग अलग प्लेटफॉर्म बेस्ड हमारा डेवलपिंग चलेगा, सो दैट डेवलपमेंट टाइम जो है वो कहीं ना कहीं हम लोग कम कर सके। तो ये एसडीएलसी के अंदर जो मॉडल्स यहाँ पे है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट और सिमिलर टाइप के मॉडल्स हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, तो वो आपको करना है, वो मैं नहीं बता रहा हूं, ठीक है। और इसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे एडवांस प्रोसेस मॉडल्स के अंदर अजाइल मेथोडोलॉजी, मैंने वो नोट्स में से आपको बताया, वहां से अगर पढ़ोगे तो इसकी जरूरत नहीं है। डेवऑप्स लास्ट टाइम डायग्राम के साथ सिखाया था। लीन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे जहाँ पे हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को मैक्सिमाइज करने की ट्राई कर रहे हैं, एफर्ट्स मिनिमम करने का ट्राई कर रहे हैं, और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट्स होंगे, है ना। फीचर ड्रिवन, फीचर मींस को एक स्पेसिफिक इंक्रीमेंट करना है प्रोजेक्ट के अंदर, तो एग्जिस्टिंग बने हुए बड़े से प्रोजेक्ट के अंदर आप कुछ नया कोड ऐड कर रहे हैं, कुछ नया पार्ट ऐड कर रहे हैं, तो वो टाइम पे ये मॉडल अप्लाई होता है। स्पाइरल मॉडल ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है। तो अगर आप देखेंगे मैक्सिमम बहुत सारी चीजें मैंने बताया, और उससे रिलेटेड चीजें और जो टूल्स हम लोग यूज कर रहे हैं, जीरा, आप अपना जो असाइनमेंट है उसके लिए ऑफ कोर्स जीरा के अंदर मैंने स्क्रम बोर्ड कैसे बनाते हो वो बताया, और ट्रेलो पे आप कैनबन बना रहे हैं। तो जीरा, कैनबन क्या होता है, गिट गिटहब क्या होता है, डॉकर, डॉकर अगर आप देखेंगे क्या कर रहा है, एक कंटेनराइजेशन प्लेटफॉर्म है जो डेवलपर्स को पैकेज एप्लीकेशन और उनकी डिपेंडेंसीज आइसोलेट रखने में हेल्प करता है। तो इसको हम लोग ये अगर आप देखेंगे ना, डिप्लॉयमेंट मतलब एक सेम प्रोजेक्ट को मुझे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अगर इजी वे में डिप्लॉय करना है तो ये डॉकर मुझे हेल्प करेगा। देन सर्वर पे कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन इम्प्लीमेंटेशन के लिए CI/CD प्लेटफॉर्म रहता है, मतलब एक सेम प्रोजेक्ट पे आप कंटिन्यूअस कुछ नए फीचर्स, कुछ नया कोड इंटीग्रेट कर रहे हैं, डिप्लॉय कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं, तो टाइम पे जेनकिंस जैसे जो टूल्स है ये मुझे हेल्प करता है। हम लोग डिटेल में नहीं जा रहे, ऑफ कोर्स सारे टूल्स हम लोग एक साथ नहीं पढ़ सकते, बट इतना शॉर्ट में याद रखो। सिलेनियम आपका ऑटोमेशन टेस्टिंग टूल रहता है। वेब एप्लीकेशंस या वेबसाइट टेस्ट करने के लिए हम लोग सिलेनियम जैसा टूल यूज करते हैं। सो ये हो गया अजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, प्लान ड्रिवन क्या होगा। तो ये मैंने जितना डिटेल में आपको बताया, ये सारी चीजें आप बहुत इजीली यहाँ पे देख सकते हो। स्क्रम डिटेल में पढ़ा, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग डिटेल में पढ़ा, वाटरफॉल, अगेन प्लान ड्रिवन, अजाइल, डिफरेंस क्या होगा। मैंने जो आपको ये वाला नोट्स बताया है, ये वाले नोट्स के अंदर अगर आप ऊपर देखोगे तो यहाँ पे उसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है जो हमने टॉपिक पढ़ा है। तो दिस एवरीथिंग इज डन इफ यू नोटिस, ओके। एंड ये स्पेसिफिक जो है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग वाला पॉइंट, आज जो मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये देखो, ये टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट, फंक्शनल, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट मेरे होते हैं, यूजर रिक्वायरमेंट, सिस्टम रिक्वायरमेंट। सो अगेन जो हमने डिटेल में हर एक टॉपिक को जो डिटेल में हमने पढ़ा है, तो ये सारी चीजें हमारे हुए हैं। तो यहाँ पे आपको पीडीएफ में अभी वो अभी आ रहा है, लेकिन जो टॉपिक है मैंने साइमल्टेनियसली आपको एकदम ब्रीफ में समझाया। तो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग क्या रहेंगे, अगेन की कंसेप्ट कौन से रहते हैं, कौन से रिक्वायरमेंट हम लोग ऐड करते हैं, स्टेक होल्डर, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन, टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट,
और वो रिक्वायरमेंट को प्रायोरिटाइज करो, रिक्वायरमेंट को वैलिडेट करो, कोई चेंजेस अगर है उसमें वो देखो, कम्युनिकेशन इशू नहीं होना चाहिए, रिक्वायरमेंट में माइन्यूट चेंजेस भी होते हैं वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए, कंफर्मेशन होना चाहिए, है ना, एम्बिग्विटी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग रिक्वायरमेंट मॉडलिंग यूज करते हैं। अब रिक्वायरमेंट मॉडलिंग के अंदर आपके अलग अलग टाइप्स आते हैं। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाले पॉइंट से ऊपर वाला तो हमने पढ़ा है, बट इसको एक बार क्विक रिवाइज करेंगे। तो ये जो हमारा यूनिट 2 है जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ये यूनिट 2 में ऑल टुगेदर आई रिक्वायर्ड 1 hour कंप्लीट टू मेक यू अंडरस्टैंड मल्टीपल थिंग्स। तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर करेंगे, तो वो मैं आज नहीं करा रहा हूँ। सो एट दिस पॉइंट वी आर डन विद यूनिट 1 और नेक्स्ट टाइम विल स्टार्ट विद यूनिट 2। Okay, and mostly I'll be taking lecture on Friday, so I'll inform this in group. Okay, so